Hello and welcome to Daily Current Affairs Shorts, a prelims-oriented current affairs initiative by Prep IAS। इस इनिशिएटिव में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं और साथ ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इनसे रिलेटेड नोट्स। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर विल ऑल्सो डिस्कस सम MCQs रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज नगोया प्रोटोकॉल। India has emerged as the global leader in issuing internationally recognized certificates of compliance under the Nagoya Protocol on access and benefit sharing, accounting for over 56% of all certificates issued worldwide. तो इंडिया बन चुका है नंबर 1 IRCCs इशू करने में। IRCCs यानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस, इन्हें इशू करने में इंडिया बन चुका है नंबर 1। और ये किसके अंडर इशू होते हैं? तो ये इशू होते हैं नगोया प्रोटोकॉल के अंदर। तो अब हम देखने वाले हैं क्या है नगोया प्रोटोकॉल, किस कन्वेंशन से इसका रिलेशन है, क्या है ये जो IRCCs जिनकी बात की गई है यहाँ पे, और इंडिया कैसे नंबर 1 बन गया है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है। ये एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है किसका? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, यानी कि CBD जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका ये एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है नगोया प्रोटोकॉल। ये CBD क्या थी? तो 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था। 1992 में होती है रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट, जिसका ऑफिशियल नेम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस से निकल के आया था एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। और इसके अलावा इसमें से कुछ कन्वेंशंस भी इमर्ज हुए थे। तो कौन से थे वो 3 कन्वेंशन? तो पहला कन्वेंशन था UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकेंड था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और थर्ड था कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, 3 मेजर कन्वेंशन उससे निकल के आए थे। इसमें से जो सेकंड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इससे एसोसिएटेड है नगोया प्रोटोकॉल। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जेनेटिक रिसोर्सेज के केस में। ठीक है, जब भी जेनेटिक रिसोर्सेज की बात होगी उनसे जो भी बेनिफिट्स अराइज होंगे, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम कुछ बेनिफिट्स पाएंगे। क्या है वो बेनिफिट्स, वो भी हम एक एग्जांपल समझेंगे अभी। तो उनसे जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ दैट जेनेटिक रिसोर्सेज शुड बी फेयरली शेयर्ड बिटवीन द यूजर्स एंड द प्रोवाइडर्स, ये कहता है नगोया प्रोटोकॉल। 2010 में ये अडॉप्ट होता है। जो नगोया नाम है वो जापान से आता है, ठीक है, जिस सिटी में ये साइन हुआ था उससे रिलेटेड है। और 2014 में ये फोर्स में आ जाता है। अब इंडिया का रिलेशन देख लेते हैं इससे। 2011 में इंडिया ने इसे साइन कर दिया था और 2012 में रेटिफाई कर दिया था। इंडिया में इसका एनफोर्समेंट किसके थ्रू होता है? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है, इसके अंडर में हम इसे इन्फोर्स करते हैं नगोया प्रोटोकॉल को। और जो बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2004 की आई हैं वो इसकी प्रोसीजरल डिटेल्स के लिए है। तो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, इसके अंडर हम इसे एनफोर्स कर रहे हैं। और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इंडिया की, ये इसकी एक नोडल अथॉरिटी के रूप में वर्क करती है। यानी जो आपको आगे हम लोग देखेंगे परमिशंस चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को अप्रोच करना होता है। तो अब देख लेते हैं की प्रोविजंस नगोया प्रोटोकॉल के। पहला तो है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर कोई भी रिसर्चर या कोई भी कंपनी है वो किसी जेनेटिक रिसोर्स पे अगर वर्क कर रही है तो उसको उस पर्टिकुलर एरिया के कम्युनिटी या फिर कि पूरी कंट्री ही से उनको लेना पड़ेगा प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं PIC। और सेकंड आ जाता है बेनिफिट शेयरिंग। उस रिसोर्स के यूटिलाइजेशन से जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, है ना, वो चाहे कि फाइनेंशियल रिटर्न्स हों या फिर कुछ नॉन फाइनेंशियल गेन हो टेक्नोलॉजी के रूप में या फिर रिसर्च से जो भी उसकी फाइंडिंग है उसके रूप में, तो म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स जो है MAT यहाँ पे है, जो म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स, उसमें पहले से तय किया जाता है कि कैसे इसका बंटवारा होगा, ना, कैसे इसके डिविडेंड्स आगे दिए जाएंगे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी या जो भी उसके केयर टेकर हैं उनको। इसको हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल से एक बार फिर से देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म में। कंट्रीज़ को इंश्योर करना होगा कि जो भी जेनेटिक रिसोर्स उस कंट्री में यूज़ हो रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई टारगेट कंट्री है, जैसे कि बांग्लादेश है मान लीजिए। अब बांग्लादेश में कोई एक जेनेटिक प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, उस प्रोडक्ट की ओरिजिन हो सकता है इंडिया में हो, तो बांग्लादेश को इंश्योर करना होगा कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेश में उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनको इंडिया से प्रॉपर परमिशन मिली है कि नहीं इसको करने के लिए, है ना। और जब प्रॉपर परमिशन की बात करते हैं तो किसकी बात हो रही है? PIC और MAT की यहाँ बात हो रही है। फिर आ जाते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्शन में। इंडिजिनस और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं
उनको यहाँ पे सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, उनके अपने कुछ तरीके बने हुए हैं। इस कारण उनका जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनके राइट्स की रक्षा की जानी चाहिए। और आखिर में है ABS क्लियरिंग हाउस। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ग्लोबल लेवल पे जो वर्क करता है, और ये क्या करता है, ये अप्रूवल देता है बेनिफिट शेयरिंग अरेंजमेंट जो है और जो कंप्लायंस मेजर है उसके बारे में। यानी कि आपको जब भी ऐसी कोई परमिशन चाहिए कहीं के प्रोडक्ट के नॉलेज को कहीं और यूज़ करने के लिए या फिर कुछ रिसर्च करने के लिए, तो आपको ABS क्लियरिंग हाउस से जाके इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अब चलिए आ जाते हैं IRCC में, जो इंडिया के लिए न्यूज़ में था। ठीक है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस, जिसको कहा जाता है IRCC। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ABS क्लियरिंग हाउस जो हमने यहाँ पे अभी देखा, ABS क्लियरिंग हाउस, इसके द्वारा ये इशू किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये एक इंटरनेशनल प्रूफ है कि आपने PIC ले लिया है और MAT भी एस्टेब्लिश कर लिया है। जो ऊपर में हमने दो बात की थी ना, PIC और MAT की, तो ये जब दोनों ये ले लिए जाते हैं तो आपको इशू होता है एक IRCC कि ठीक है, अब आप इसको, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आप ऑथोराइज हो गए हैं और अब आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं जैसा भी आपका अग्रीमेंट है। अब चलिए एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक US बेस्ड कंपनी है, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं बायोग्लो। ठीक है, बायोग्लो नाम की कोई एक कंपनी है US में। अब इनके एक रिसर्चर हैं, वो इंडिया में आते हैं और यहाँ पे पता लगाते हैं कि ट्रेडिशनली टर्मरिक यानी कि हल्दी कहाँ यूज़ किया जाता है, और इन्हें पता चलता है कि तमिलनाडु में कोई एक गांव है, ठीक है, वहाँ पे टर्मरिक का यूज़ किया जाता है। तो अब ये उस गांव में जाते हैं, वहाँ के टर्मरिक की क्वालिटी देखते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और वहाँ पे उसको कैसे ट्रेडिशनली वो लोग प्रयोग करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन के लिए, इस चीज़ को वो स्टडी करते हैं रिसर्चर। अब वो वापस जाते हैं यूएस जाके वो बायोग्लो कंपनी को बताते हैं कि ऐसी एक क्रीम हम बना सकते हैं इस टर्मरिक को यूज़ करके, और इसको हम लोग ठीक ठाक कीमत पे बेचेंगे। अब वो अगर इस टर्मरिक को यहाँ से इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, इंडिया से इंपोर्ट होकर टर्मरिक जाती है यूएस में उसका कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग बेस्ड ऑन इंडियन टेक्निक्स जो इंडिया में यूज़ की जाती है, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ और अपना उसमें रिसर्च किया और उसके हिसाब से एक अच्छी सी क्रीम बना ली, और वो क्रीम अच्छी कीमत में वो यूएस में बेच रहे हैं, इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए। तो इसको डायरेक्ट वो यूज़ करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु से एक तो उस टर्मरिक को सोर्स किया जो कि उस पर्टिकुलर विलेज में सालों से वो उगा रहे हैं और ट्रेडिशनली वो जानते हैं उसको कैसे कल्टीवेट करना है और कैसे यूज़ करना है स्किन केयर के लिए, है ना। तो आपने उनके ट्रेडिशन से कोई चीज़ उठाई है तमिलनाडु के, और उसको अब आप अपने यूएस में ले जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कारण आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप उस टर्मरिक में जो भी रिसर्च करने वाले हैं और जो इनसे आपने ट्रेडिशन सोर्स किया है उसका आपको कुछ एक फ़ी देनी होगी, है ना। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको IRCC इंडिया से लेना पड़ेगा। तो जो IRCC की हमने बात की थी, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, PIC और MAT। तो चेक किया जाएगा कि आपने जो लोकल कम्युनिटी है तमिलनाडु की, इनसे परमिशन ली है कि नहीं, और इनके साथ आपने एक अग्रीमेंट किया है कि नहीं कि जब हम इस क्रीम को बेचेंगे तो बदले में आपको हम पहले तो जो रिसर्च से कुछ अगर हमारी फाइंडिंग है वो आपको देंगे कि नहीं, या फिर मॉनिटरी हम आपको पे करेंगे कि नहीं पूरी कम्युनिटी को। ये उनको पहले से ही ये अग्रीमेंट करना पड़ेगा, और ये पूरा अग्रीमेंट IRCC में आपके रजिस्टर्ड होगा, है ना। और ये प्रोसेस किससे पूरा होगा, तो हमने जो वो पोर्टल देखा था ऑनलाइन वाला, वहाँ से जाके इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा ABS क्लियरिंग हाउस से। ठीक है, तो ये है IRCC का कॉन्सेप्ट, और ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने टॉप किया है इसमें पूरे वर्ल्ड में, है ना। IRCC के केस में वर्ल्ड का पूरा 56% IRCC सर्टिफिकेट इंडिया में ही इशू हो रहे हैं, है ना। नंबर 1 पे हैं हम लोग, ये देखिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, फर्स्ट रैंक पे हैं, और सेकंड रैंक में जो है फ्रांस। हमारे केस में देखिए 3500 IRCC हमने इशू किया है, जबकि फ्रांस है वो सेकंड नंबर पे जो है उसके पास सिर्फ 964 उन्होंने इशू किया है। यानी कि इंडिया में एक अच्छा कंप्लायंस मैकेनिज्म बना हुआ है और प्रॉपर हमने चैनल बना के रखा है, इस कारण हमारे प्रोडक्ट कहीं भी अगर यूज़ हो रहे हैं तो उसके हम लोग बेनिफिट्स अपने लोकल कम्युनिटीज़ तक पहुंचा पा रहे हैं। और फिर इससे जो पैसा आएगा वो क्या उस कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों को दिया जाएगा, तो इसका यूज़ करते हैं वहाँ हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। और ये पूरा फंड मैनेजमेंट या फिर IRCC एलोकेट करना है कि नहीं इंडिया के बिहाफ में, ये सब कौन देखता है, तो ये देखती है वो बॉडी जो हमने देखा था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, है ना। ये नोडल अथॉरिटी है, यही इंडिया में ये सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इस टॉपिक से इतना ही आपको जानना था कि
क्या है IRCC और इंडिया की फ़िलहाल रैंक क्या है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है, किस पर्टिकुलर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है और इसके बेसिक प्रोविजंस। तो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट से करके हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया इस टॉपिक में। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बायोबिट्यूमेन। Council of Scientific and Industrial Research recently showcased its technology on biobitumen derived from lignocellulosic biomass for industrial scale adoption। तो जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसने रिसेंटली दिखाया है कि जो प्लांट बेस्ड बायोमास होता है ना, लिग्नोसेल्यूलोसिक जब हम कहते हैं तो प्लांट बेस्ड जो बायोमास होता है, यानी प्लांट से आने वाला जो बायोमास है, उससे बिट्यूमेन बनाया जा सकता है और इसको कहा जाएगा बायोबिट्यूमेन। तो क्या है ये बायोबिट्यूमेन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं और इस पर्टिकुलर डिस्कवरी का क्या यूज़ है इंडिया के लिए, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि बायोबिट्यूमेन क्या होता है। बायोबिट्यूमेन है ये एक नॉन पेट्रोलियम बेस्ड बाइंडर होता है जिसका प्रोडक्शन कैसे होता है, रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज को यूज़ करके होता है इसका प्रोडक्शन, और ये सर्व करता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल बिट्यूमेन। जो कन्वेंशनल बिट्यूमेन है वो किससे बनता है, वो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से बनता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो लिक्विड है ये है बिट्यूमेन। ये एक विस्कस ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के टाइम ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका क्या यूज़ है, इसका मेन यूज़ तो होता है एज अ बाइंडिंग एजेंट, जो कि सैंड, ग्रेवल ये सबको बाइंड करके रखता है ना। और कहाँ यूज़ होगा, रोड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जो नेचुरल बिट्यूमेन है इसकी बात हो रही है ना, जो कि किससे मिल रहा है, क्रूड ऑयल से मिल रहा है। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कर रहे हैं, उससे कन्वेंशनल बिट्यूमेन मिल रहा है और इस कन्वेंशनल बिट्यूमेन को हम यूज़ कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मेन। इसके अलावा इसके कुछ और यूजेज भी हैं, पर मेजॉरिटी इसका यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। अब इस कन्वेंशनल बिट्यूमेन को, जो कि किससे आ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल से आ रहा है, इसको हम बनाने वाले हैं प्लांट वेस्ट को यूज़ करके। तो ये एक ग्रीन प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये कैसे मैन्युफैक्चर होगा, इंडिया में अभी क्या किया जा रहा है, ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें। तो जो बायोबिट्यूमेन है इसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, यानी कि क्रॉप स्टबल, फार्म वेस्ट और प्लांट बेस्ड बायोमास। तो जो भी आपके खेतों से निकलने वाली वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कि वो क्रॉप्स के बचे हुए क्रॉप स्टबल हो या फिर फार्म से जनरेट होने वाले वेस्ट हो या फिर प्लांट के रिलेटेड कोई भी बायोमास वगैरह हो, उसको यूज़ करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्टेप्स होते हैं, जो बायोमास है उसको केमिकल और थर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इससे वो एक विस्कस बाइंडर में बदल जाता है। ठीक है, विस्कस बाइंडर यानी कि एकदम गाढ़ा और चिपचिपा एक सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है और ये किसको मिमिक करता है, जो हमारे फॉसिल बेस्ड बिट्यूमेन है उसके जैसा बिहेव करता है ये। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, प्रोसेस थोड़ा सा वेरी कर सकता है, पर लार्जली ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है बायो बिट्यूमेन को। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ करके बनाया जा रहा है ना, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम करेगा, टॉक्सिसिटी लेवल्स कम होंगे और जो हमारा वेस्ट निकल रहा था उसको अब हम एक यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं। और एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हैं, तो एप्लीकेशन में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो तो रोड कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा रूफिंग सॉल्यूशन, क्या है ये अपने आप में वाटर प्रूफ होता है, तो इसको आप रूफ में इसकी एक लेयर बिछा के वाटर प्रूफिंग भी कर सकते हैं रूफ की, और वाटर प्रूफ कोटिंग वगैरह भी बना सकते हैं इससे, लेकिन मेन यूज़ इसका रोड कंस्ट्रक्शन में ही है। ठीक है, तो ये हो गया बायो बिट्यूमेन, जिसमें आपसे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट जो पूछा जा सकता है वो बिट्यूमेन से पूछा जा सकता है, तो वो भी आपने देख लिया क्या होता है, और बायो बिट्यूमेन कैसे बनता है वो भी आपने देख लिया। चलिए तो पहले देख लेते हैं कल के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था वो था हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड टाइप का क्वेश्चन। पहले में दिए हुए थे फीचर्स, उसके बाद दी हुई थी कंट्री, आपको बताना है कितने पेयर्स सही मैच्ड हैं। तो आंसर देख लेते हैं। जो लितानी रिवर है वो लेबनान में है, ये तो हमने कल न्यूज़ आर्टिकल में ही देखा था। ठीक है, तो ये वाला तो पेयर सही मैच्ड है। फिर सेकंड पेयर है एटाकामा डिज़र्ट और ब्राज़ील, तो ये वाला पेयर गलत है। एटाकामा डिज़र्ट है वो चिली में है और वो भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री ही है। और जो नेक्स्ट पेयर था ब्लैक फॉरेस्ट और घाना, ये पेयर भी गलत है, क्योंकि जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जर्मनी में लोकेटेड है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेयर सही है, तो आंसर ए होना चाहिए इसका, फर्स्ट का ए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In response to rising geopolitical tensions in West Asia, India launched a naval mission aimed at safeguarding energy supply chains. The operation involves deployment of warships to escort oil and gas carriers after they exit the Strait of Hormuz, ensuring secure passage through the Gulf of Oman and the Arabian Sea.
It is designed to ensure uninterrupted imports of crude oil, LNG and LPG, while also strengthening India's maritime security role in the region. Which of the following operations is being referred to? ऑपरेशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको बताना था कि इनमें से किस ऑपरेशन की बात हो रही है। तो हमने कल कवर किया था, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा की बात हो रही है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया ए। और कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं कि क्या आंसर आए हैं। ठीक है, तो आपने आंसर किया था बी और ए। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हार्ड था, उसके लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो आपसे बनेगा। और सेकंड क्वेश्चन इजी था, वो आपने सही आंसर कर लिया है। ठीक है, तो हम चाहेंगे हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर आप वीडियो को देखते हैं एंड तक देखें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विथ रेफरेंस टू बायोबिट्यूमेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Biobitumen is a plant-based fertilizer primarily used to improve soil fertility in plantations. Second statement is, biobitumen is generally produced from farm residues such as crop stubble and other agricultural wastes. So read the two statements and answer the question accordingly. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। With reference to the Nagoya Protocol under the Convention on Biological Diversity, consider the following statements. Statement 1. It provides a legal framework to regulate access to genetic resources and promote equitable sharing of benefits arising from their utilization. Statement 2. Internationally recognized certificates of compliance or IRCCs certify that benefits from genetic resources have already been shared with the concerned communities. Statement 3. India has performed poorly in implementing the protocol and is among the lowest contributors in terms of IRCC issuance in South Asian region. So 3 statements are given, read them and answer the question based on the options given. So that is all for today's video. जो questions दिए गए हैं उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर बताइए, और इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।